पाठ 2 जंतुओं में पोषण महत्वपूर्ण बिंदु। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम भी खाना खाते हैं और सभी जीव जंतु भी खाना खाते हैं, वो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। फिर सभी इसमें एक क्वेश्चन बनता है, मानव सहित सभी जीव जंतुओं को भोजन की आवश्यकता मतलब पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर रहेगा सभी जीव जंतुओं को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब है सेकंड नंबर, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचक रस मतलब एंजाइम, तो हमारे मुंह में लार ग्रंथि जो कि एंजाइम मतलब पाचक रस स्रावित करते हैं। इसी प्रकार हमारे पेट में सतह श्लेष्मा वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती हैं। अब है आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल मतलब मुख गुहिका, ग्रशिका, आमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा। और संबंध ग्रंथियां मतलब लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, यकृत आदि। ये सभी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब है थर्ड नंबर, जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। तो जंतु पोषण, इसमें परिभाषा बनती है जंतु पोषण किसे कहते हैं? तो जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने इसके उपयोग की विधियों को जंतु पोषण कहते हैं। तो पोषण की आवश्यकता सभी को होती है। और अब है भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां। तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? आहार को शरीर के अंदर ग्रहण करने की विधियों को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब है आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त हो जाती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां है लार ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय, आमाशय की भित्ति एवं शुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। यह आपको मैंने पहले बता दिया था। अब है विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न है। तो अलग अलग प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते तो जीव जंतु अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। अब है पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। पाचन एक जटिल प्रक्रम है, मतलब पाचन में कुछ एक जटिल प्रक्रम है। इसको सरल कुछ एंजाइम वगैरह जो कि लार ग्रंथि मतलब वो स्रावित करते हैं, वो इसे सरल रूप में बदल देते हैं, जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। तो अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब है पाचन। तो भोजन में से पोषक तत्वों मतलब पाचक रस को अवशोषण शुद्रांत और बृहदांत्र द्वारा किया जाता है, इसे पाचन कहते हैं। अब है स्वांगीकरण। रक्त में घुले हुए पाचक रस का उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन में करती है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट में है निष्कासन। लास्ट में जो भोजन का अपशिष्ट बच जाता है, जिसे हम मल के रूप में बाहर त्याग देते हैं। और ये सभी पाचन एक जटिल प्रक्रिया इसमें शामिल है। अब है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से, हम मुख से स्टार्ट करते हैं भोजन करना, तो वो निष्कासन की विधि द्वारा समाप्त हो जाता है। तो आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब है आमाशय का आंतरिक स्तर मतलब सतह को श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। मतलब आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करते हैं।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगी आमाशय के आंतरिक सतह श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक आमाशय के आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। जैसे कि आप आमतौर पर देखते हैं कि आपके शरीर में एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, छाती में जलन सी होने लग जाती है। यही कारण है कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और इससे आमाशय की आंतरिक सतह श्लेष्मा को नुकसान पहुंचता है। अब है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशय स्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन मुख मतलब मुंह से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है और यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस और अग्नाशय में मतलब इंसुलिन, ये अग्नाशय ग्रंथि भी कई प्रकार के स्रावित करती है रस, और क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। मतलब बाद में निष्कासन की क्रिया द्वारा अपशिष्ट बचता है, उसे त्याग दिया जाता है। अब है श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया किस प्रकार सुरक्षा कैसे प्रदान करती हैं, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब है जल एवं कुछ लवण बृहदान्त्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दिया था कि भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र में होता है और जल एवं कुछ लवण का अवशोषण बृहदान्त्र मतलब बड़ी आंत में होता है और क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत में। अवशोषित पदार्थ के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब है बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिन्हें निष्कासन कहते हैं। मतलब जो हम भोजन के उस सभी के पाचक रस सोच लेते हैं जैसे क्षुद्रांत्र और बृहदान्त्र, बाद में जो अपशिष्ट बचता है जिसे हम मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जिसे निष्कासन कहते हैं। अब है गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी मतलब रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल बाद वे पुण्य भोजन को मुख में लाते हैं और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। तो मतलब गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जो रूमिनेंट मतलब शाकाहारी जंतु भी है, ये पत्तियों का अंतर्ग्रहण मतलब मुख के अंदर जल्दी जल्दी से उन्हें एक आमाशय के एक भाग रूमेन जिसे छोटा आमाशय भी कहते हैं उसमें इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ बाद वो आप देखते हैं कि वो एक जगह छाया में बैठ के वो बार बार अपने मुंह से हिलाते रहते, उसमें वो भोजन चबाते रहते हैं, जिसे जुगाली या कंड करना कहते हैं। अब है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। तो फ्रेंड्स अमीबा का कोई रूप नहीं होता, ये एक कोशिकीय जीव है। तो ये अपने चारों ओर कांटे की तरह कुछ संरचना विकसित कर लेती है जिन्हें पादप कहते हैं और ये इनके बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें कुछ पाचक रस होते हैं। तो ये कोई खाद्य पदार्थ जैसे कीड़े मकोड़ों को ग्रहण करता है और वो कीड़े मकोड़े से खाद्य धान्य मतलब उस थैलीनुमा संरचना में चल जाते हैं और उनमें पाचक रस निकल जाता है और बाद में वो पादप फिर से खोल देता है और फिर पादप की सहायता से वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अब है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण ओर उपस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो कि आप जानते हैं ये गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, इसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं, जो उदर मतलब पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर इस साइड पेट के इस साइड होती है, जिसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। अब है यकृत पित्त रस स्रावित करते हैं
जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यकृत पित्तरस स्रावित करता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यकृत पित्तरस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में, पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना है जो पित्ताशय में संग्रहित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस निभाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार वसा का पाचन भी सुद्रांत द्वारा शुरू होता है। अब है अग्नाशय, एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिन आदि। फ्रेंड्स, इनमें सबसे मेन ये एक और हार्मोन स्रावित करती है, जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। फ्रेंड्स, शरीर में यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम आमतौर की भाषा में शुगर भी कहते हैं।